नमस्ते दोस्तों, महान हिंदी डिटेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 50 स्पेशल महान स्वतंत्रता सेनानी का डिटेक्शन लिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। एनी बेसेंट पार्ट 2 रेडी हुए दोस्तों? स्टार्ट। HS अलकॉट के साथ वे सोसाइटी की सदस्य के रूप में भारत आई। यहाँ उन्हें एक नया जगत देखने को मिला। यहाँ उन्हें घर जैसा ही महसूस हुआ। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक विरासत से वे बहुत प्रभावित हुई। कई कट्टर हिंदू ब्राह्मण भी उनसे प्रभावित होकर थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हो गए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम करते हुए उन्होंने विश्व भर के दौरे किए। वे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और यूरोप के करीब हर देश गईं। सन 1907 में HS अलकॉट की मृत्यु के पश्चात वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। इस पद पर वे आजीवन बनी रही। सोसाइटी की अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इसका विस्तार विश्व भर में किया। सोसाइटी के कार्यालयों की संख्या 11 से बढ़कर 47 हो गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कई स्कूल खोले जिनमें बच्चों को थियोसफी के मूल सिद्धांत पढ़ाए जाते थे। सोसाइटी के काम से जब वे एक बार इंग्लैंड में थी तो उनकी मुलाकात एक अन्य थियोसॉफिस्ट चार्ल्स वेबस्टर लीडविटर से हुई। चार्ल्स ने बताया कि वह अंतर्दृष्टि हैं। एनी बेसेंट को यह विषय दिलचस्प लगा। उन्होंने भी इसमें ज्ञान बढ़ाया। लीडविटर के अनुसार तो एनी बेसेंट भी अंतर्दृष्टि हो गई थी। उनके अनुसार उन लोगों ने अपनी क्षमता के बल पर दुनिया के कई स्थानों का भ्रमण किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम करने के दौरान ही उन्होंने इस विषय पर कई किताबें भी लिखी। उनकी लिखी सबसे अहम किताब ऑकल्ट केमिस्ट्री है। इस किताब में उन्होंने अपने जांचे रासायनिक तत्वों का जिक्र किया। पुस्तक क्रांतिकारी थी, लेकिन हाल की घटनाओं से पुस्तक में बताई बातों की पुष्टि हुई है। पुस्तक को सन 1951 में सोसाइटी के एक पूर्व अध्यक्ष ने बड़े स्तर पर प्रकाशित करवाया। भारत में भी वे महिलाओं के उत्थान और शिक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्य करती रहीं। उन्होंने ही बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। थियोसॉफी के सिद्धांतों पर आधारित यह लड़कों का स्कूल था। इसमें कई शिक्षक भी जाने माने थियोसॉफिस्ट थे। पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर उन्होंने बनारसी में विश्वविद्यालय की स्थापना का निश्चय किया। भारत सरकार का नियम था कि कॉलेज इस विश्वविद्यालय का अंग बने। एनी बेसेंट और कॉलेज के ट्रस्टी इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1917 को विश्वविद्यालय आरंभ हो गया और कॉलेज इसका केंद्र रहा। कुछ सालों बाद उन्होंने लड़कियों के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल शुरू किया। एनी बेसेंट को भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लेटर्स की डिग्री प्रदान की गई। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें ए
स्टडी इन कॉन्सनेंस और एसोटेरिक क्रिश्चियनिटी प्रमुख है। विश्व के धर्मों पर उनके थियोसॉफिकल भाषण 7 ग्रेट रिलीजन्स में संकलित की गई है, जिनमें हर धर्म का बुनियादी अर्थ बताया गया है। सन 1905 में उन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अडायर स्थित मुख्यालय का उन्होंने विस्तार किया और थियोसॉफिकल जगत से जुड़े लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए अडायर बुलेटिन शुरू किया। इसी समय उनको एक दक्षिण भारतीय बालक जिद्दू कृष्णमूर्ति मिला, जिसे उन्होंने विश्व गुरु के रूप में तैयार किया, क्योंकि ब्लवत्सकी की तरह उनकी भी सोच यही थी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को विकास की राह दिखाना है। कृष्णमूर्ति और उनके छोटे भाई को उनके पिता की सम्मति से एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सिद्धांतों के अनुसार पाला पोसा। इन बच्चों की माता का देहांत उनकी बहुत कम उम्र में ही हो चुका था। जद्दू ने एनी को ही अपनी धर्ममाता मान लिया था। जद्दू को वे अमेरिका ले गई और दावा किया कि वह बुद्ध का अवतार और नया मसीहा है। हालांकि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बाद में इस दावे को असत्य करार दिया। एनी बेसेंट ब्रिटिश राज में भारतीयों की दूरदर्शिता से बहुत द्रवित हुई। उन्होंने लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई और लोगों को विदेशी सत्ता से मुक्ति पाने के लिए लड़ाई के लिए तैयार किया। उनका मानना था कि भारत के युगों पुराने ज्ञान को दुनिया भर में फैलाने की जरूरत है, जिसके लिए भारत का स्वाधीन होना जरूरी है। सन 1913 में एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी शुरू करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। एक साल बाद भारत की ब्रिटिश सरकार से मतभेदों के चलते उन्होंने यंग मेंस इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। इस संगठन में युवाओं को सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्होंने इस कार्य के लिए मद्रास में गोखले भवन को दान कर दिया, जहां लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रख सकें और राष्ट्रवादी भावनाओं व्यक्त कर सकें। उन्होंने 2 पत्रिकाएं भी शुरू की, द कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। 191 फा में उन्होंने लॉर्ड वेडेन पावेल की इच्छा के खिलाफ भारतीय स्काउट आंदोलन की शुरुआत की। जब पावेल भारत आया तो इस आंदोलन की सफलता को देखकर उसने उन्हें स्काउटिंग का सर्वोच्च सम्मान सिल्वर वॉल्फ मेडल प्रदान किया। लोकमान्य तिलक के साथ उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, जो कांग्रेस से भी अधिक सक्रिय थी। इसी काल में उन्हें गिरफ्तार करके एक हिल स्टेशन भेज दिया गया। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया तो उन्हें रिहा किया गया। अपनी रिहाई के बाद वे साल भर तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष भी
बनाई गई। जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत को भी इसमें भाग लेना पड़ा। हालांकि उनके बलिदान को कोई मान्यता नहीं दी गई। इससे भी एनी बहुत नाराज हुई और भारत की स्वतंत्रता का उनका इरादा और पक्का हो गया। उन्होंने पुणे में ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की। युद्ध के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव हुआ और महात्मा गांधी इसके नेता बने। आज़ादी की लड़ाई का उनका तरीका एकदम अलग था। उनका तरीका अहिंसा पर आधारित था। एनी बेसेंट ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया, जिसकी वजह से कांग्रेस में उनका समर्थन घट गया। एनी बेसेंट कांग्रेस के अहिंसक आंदोलन से सहमत नहीं थी, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए वे आजीवन काम करती रहीं। एनी बेसेंट जीवन पर्यंत थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रहीं। 86 वर्ष की उम्र में 20 सितंबर 1933 को थियोसॉफिकल सोसाइटी के अडायर मुख्यालय में उनका देहांत हो गया। उनकी इच्छा बनारस में गंगा तट पर अंतिम संस्कार की थी। उनकी इच्छा पूरी की गई। उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई।